सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अलका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका डीपर इनसाइट्स विद अलका की पहली कड़ी में। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है और मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, अंशु हर्ष जी, जिनका स्वागत मैं अपनी लिखी कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। तो मैम इजाजत है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच अलका। बिल्कुल थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्रेम से सराबोर। अच्छा, एक और चीज कि इन पंक्तियों से आपको अंशु जी का जो व्यक्तित्व है वो झलकता हुआ नजर आएगा। एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि प्रेम से सराबोर तुम शक्ति की धारा, प्रेम से सराबोर तुम शक्ति की धारा, मासूम सी मुस्कान लिए हर चुनौती को तुमने स्वीकारा। बहुत प्यारा लगता है तुम्हारा ये सादापन, अंशु जी, बहुत प्यारा लगता है तुम्हारा ये सादापन। गहनों से नहीं सजा रही हो अपने हुनर से तुम अपना जीवन। सबको साथ लेकर आगे बढ़ना तुम्हारा ये अंदाज दिल को लुभाता है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ना तुम्हारा ये अंदाज दिल को लुभाया है। और इसीलिए अंशु जी, आज मैंने आपको एज माय फर्स्ट गेस्ट बुलाया है। सो बहुत बहुत स्वागत मैम आपका इस कड़ी में। और सबको मैं बताना चाहूंगी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि आप फाउंडर डायरेक्टर हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, एडिटर एंड पब्लिशर हैं सिंपली जयपुर मैगजीन की, जो कि राजस्थान की पहली बायलिंगुअल लाइफस्टाइल मैगजीन है। उसी के साथ साथ आप वॉइस ऑफ जयपुर .com वेब पोर्टल और साथ ही साथ वॉइस ऑफ जयपुर वीकली न्यूज़पेपर भी चलाती हैं। आप एक पोएट हैं, एक ऑथर हैं, एक राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, और अगर संक्षिप्त में कहूँ तो एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्त्री हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई स्त्री हैं। सो मैम, मेरा ये सौभाग्य है कि दूसरी बार आपसे रूबरू होने का मौका मुझे मिल रहा है। इससे पहले हम मुक्ताकाश के मंच पर मिले थे। तो आज की बातचीत को शुरू करते हुए, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है डीपर इनसाइट्स विद अलका, यहाँ हम कुछ गहरी बातें करेंगे, लेकिन एक बहुत ही हल्के अंदाज में। तो एक ऐसे अंदाज में कि जहाँ सबको समझ भी आए, और एक बहुत ही हल्की फुल्की बातचीत के जरिए। तो मैम, आज का जो ये सेशन है इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अम, कुछ दिन पहले, इसकी शुरुआत मैं इस तरह करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जब मैंने आपको कॉल किया कि मैम मैं इस तरह की एक लाइव सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ और क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगी, तो आपने बहुत ही सहजता के साथ बोला कि हाँ ठीक है, करो, आई विल बी देयर, टाइम बता देना। और आपने बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस लाइन का, ना ही मैं इससे पहले कभी कोई लाइव सेशन मैंने किया है, और ना ही आप मुझे जानती हैं कुछ खास। तो आपका, तो मैं जानना चाहूंगी मैम, उस टाइम मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, पर आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? आपके मन में क्या विचार आए? मैंने जो पहली मुलाकात का तुमने मुझसे जिक्र किया, जो मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा मुझे तुमको जानने की जरूरत है। वो मुलाकात में तुमने मुझे फोन किया था, क्योंकि मुक्ताकाश जिस किताब का जिक्र कर रही हो, तो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि वो एक कविमन संग्रह था जिसको मैंने संपादित किया था। 50 लोगों की उसमें कविताएं थी और उसमें से एक अलका भी थी। इसने मुझे फोन किया जब सारी चीजें बन गई, और जब मैंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया कि अब इस किताब का हम लोग एक इस बुक लॉन्च हम देने वाले हैं, एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं छोटा सा, तो इसने मुझे फोन किया कि क्या मैं इस प्रोग्राम में आ सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आ सकती हो। और ये गंगानगर के पास कहीं गांव में रहती हैं, वहां से ये जयपुर आई उस प्रोग्राम के लिए, उस बुक लॉन्च के लिए, क्योंकि इनकी 2 कविताएं उस किताब में थी। इतना एनर्जेटिक इंसान, मुझे बहुत उस वक्त भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि तुम आई, और उसके बाद जो तुमने वहां पर आगे बढ़कर जो स्पीच दी अपनी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती थी तुमको, और उस स्पीच से मेरी आंखों में अगर पानी आया तो इससे ज्यादा मुझे तुमको जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ सकती कि तुम क्या हो, मुझे पता है कि तुम क्या हो। इसलिए जब तुमने मुझे फोन किया कि मुझे बात आपसे लाइव सेशन की शुरुआत करनी है, गो अहेड, मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे बात करने में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
सच में एक पहली बार में ही, पहली मुलाकात में भी मुझे भी आपसे उतना ही अटैचमेंट हो गया था। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो मैं सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, इसमें भी पहली गेस्ट आप ही हैं। और मेरी जो कविता भी है थी, वो भी सबसे पहले उसकी भी संपादन आपने ही किया था। तो मैम, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ कि आप बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं। अगर हम, जैसे आपने अभी बोला मुक्ताकाश के लिए, तो मुक्ताकाश के बाद मुझे पहली बार ये लगा था कि राइटिंग भी मेरी एक स्ट्रेंथ है। उससे पहले मैं बस कुछ भी कहीं लिखकर कहीं रख देती थी, लेकिन मुक्ताकाश के बाद ये एहसास हुआ कि राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जिस दिशा में मैं बढ़ सकती हूँ आगे, और वो आपकी बदौलत ही था। तो आपका जो जीवन है ये वैसे भी बहुत से लोगों को प्रेरित करता आया है। तो आज का ये जो सेशन है, मैं चाहूंगी इसको हम इसी दिशा में लेकर जाएं, आपके जीवन को और गहराई से जानें, ताकि और भी लोगों को आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो शुरुआत करना चाहूंगी मैम मैं यहाँ से कि आप बचपन में कैसी थी, कैसा रहा है आपका बचपन? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि तुमने मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं बहुत लोगों की प्रेरणा हूँ, मुझे नहीं पता। अभी तो मैंने खुद मुट्ठी भर ज़मीन ही नापी है, मेरे लिए पूरा आसमान बाकी है। मैं खुद सीखने के उस पे रास्ते पे चल रही हूँ। और बचपन की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बचपन जिसको कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत बचपन मैंने जिया है मेरा। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर रहे और भाई-बहनों में मैं सबसे छोटी थी, तो बहुत ही लाड-प्यार में पली और बिना किसी परेशानियों के, बिना किसी अ, कोई भी कठिनाई जीवन में मैंने मेरे बचपन में कभी नहीं देखी। बस एक कठिनाई मुझे हमेशा जो जीवन में आती थी, वो ये थी कि मेरे पापा की हर दूसरे-तीसरे साल में ट्रांसफ़र हो जाती थी और फिर ज़ीरो से मुझे नई शुरुआत करनी पड़ती थी। स्कूल लाइफ़ की, पड़ोस की लाइफ़ की, जहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, तो वो एडजस्टमेंट मैंने अपने बचपन से ही करना सीख लिया था। वो मुझे अब लगता है कि अब जब मैं लिखती हूँ, लेखन करती हूँ, तो वो एक्सपीरियंस जो अलग-अलग तरह के लोग मिले मुझे। मैं गंगानगर में भी रही, मैं जैसलमेर में भी रही, बीकानेर में रही, जयपुर रही, गाँव में भी रही, चूरू के आस-पास के जो गाँव सादुलपुर जिसे कहते हैं, सुजानगढ़, तो छोटे गाँव में भी रही, बड़े शहरों में भी रही, तो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ़ का रहा और केंद्रीय विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी, सेंट्रल स्कूल में, वहाँ पे आर्मी के बच्चे ज़्यादा होते थे, तो उनके साथ रहना भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता था क्योंकि मैंने उन बच्चों का भी दर्द देखा है, जो फौजियों के बच्चे होते थे, फौजियों को शहीद होते देखा बचपन में, उनके बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उस तकलीफ को भी देखा और उस साहस को भी देखा। मैं खुद पुलिस वालों का बच्चा हूँ, तो वो सारी चीज़ें देखी कि क्या होती हैं जीवन में, कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे क्राइम्स होते हैं, कैसे मेरे फादर उनको फेस कर रहे हैं, कैसे फाइट कर रहे हैं। शहरों में कर्फ्यू भी लगे, वो भी मैंने देखे और कैसे मेरी माँ उन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलती कि टेंशन नहीं करना है, ये सारी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी सहजता, सरलता, कठिनाइयों से जूझना, वो सारा बचपन में सीखा और बहुत ही सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट में सीखा। जी मैम। अंशु जी, आपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि आपने जो एडजस्टमेंट करना बचपन में सीख लिया था। और एडजस्टमेंट मेरे ख्याल में तभी आता है जब हम एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं। हम सिचुएशंस को उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं एज दे आर, जैसे वो हैं। और हम ये नहीं सवाल नहीं करते कि ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों, राइट? तो आपका यहाँ पर क्या मानना है कि एडजस्टमेंट या एक्सेप्टेंस कितना जरूरी है हमारे लिए, अ, आगे बढ़ने के लिए? कितना जरूरी है एडजस्टेबिलिटी हमारे लिए? अ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, तो मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तो मेरी शादी हुई और क्योंकि मारवाड़ी कल्चर रहा, जब मैं स्कूल में थी तो मैं एक टॉम बॉय हुआ करती थी और जब मेरी शादी हुई तो क्योंकि मारवाड़ी परिवार रहे हमारे, तो मैंने घूँघट भी निकाला बड़े लोगों के सामने और वो सारे रूल्स फ़ॉलो किए जो एक ससुराल में फ़ॉलो करने होते हैं और उसको भी बड़ी सहजता से, बड़े मज़े से मुझे अच्छा लगता था कि मैं अगर छुई-मुई की दुल्हन जैसी मैं घर में रह रही हूँ, पायल पहन रही हूँ, वो छम-छम बज रही है, तो वो उसको भी मैंने एन्जॉय किया, मज़ा आता था मुझे।
फिर धीरे धीरे उस चीज में जब मैं एडजस्ट हो गई तो जिंदगी ने दूसरे रास्ते दिखा दिए, तो मैं उन पर चल निकली, तो वहां पर भी मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी आपको सब चीजें देती है, समय 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 पर देती है, और आपको वो लेते चलना है, मतलब एक्सेप्ट करते चलना है, एडजस्ट करते चलना है। मैं अगर उस वक्त फाइट करती कि नहीं मैं घूंघट नहीं निकाल सकती, तो मेरी जिंदगी वहीं से एक कड़वाहट हो जाती। अब आज वही जी। लोग हैं, वही मेरी फैमिली है, वही बड़े लोग हैं, और आज मैं बहुत मतलब आराम से बिंदास होकर उन्हीं सब लोगों के साथ रहती हूँ, जीती हूँ, और एक मजे की लाइफ अब भी जी रही हूँ। तो वो अपना एक अलग मजा था, आज अपना एक अलग मजा है। तो आप प्रेजेंट में रहने वाली एक लेडी हैं, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। या तो हम पास्ट में जीते हैं या फिर हम फ्यूचर की सोच सोच कर परेशान होते रहते हो, तो एक बहुत ही जरूरी पहलू है, ये बहुत ही अहम चीज है। मैम ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप अब एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर हैं, तो क्या बचपन से आप ये सोचती थी कि मैं एक दिन लेखिका बनूंगी या एक दिन मैं डायरेक्टर बनूंगी? क्या बचपन से आपके इतने ऊंचे ख्वाब थे, या बस जो मिलता गया आप समेटती गई? नहीं, ख्वाब थे मेरे, और जैसे छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। सब बच्चे जी। सोचते हैं, जब एक सवाल पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो उस वक्त मेरा ये जवाब होता था कि डॉक्टर हाँ, बनना है। मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती थी। जी, जी। लेकिन पढ़ाई भी करी, साइंस बायोलॉजी भी मैंने लिया, और उसमें इतना मेहनत मेरे से हो नहीं पाई, तो फिर वहां से मेरे विचार बदल गए, और मैंने जो सब्जेक्ट्स थे, फिर फिलोसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मैं चली गई। तो मुझे लगता था कि मैं शायद आरएएस या आईएएस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मैं बढ़ूंगी, पर वो भी अच्छा। नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी। फिर मैंने पढ़ाई पूरी हुई, ग्रेजुएशन हुआ, कंप्यूटर डिप्लोमा हुआ, कोर्सेज हुए सारे, सब कुछ, कहीं कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए बहुत पढ़ाई के मामले में सारी चीजें आराम से होती गई। तो अ, लेकिन एक अलग करने का जो अंदाज होता है कि नहीं कुछ अलग करना है, और बचपन से ही मैं बहुत क्रिएटिव रही। मैं स्कूल में हमेशा गाती थी, स्टेज पर रहती थी। सुबह अगर प्रार्थना हो रही है तो उस प्रार्थना का मैं हिस्सा हुआ करती थी। अगर कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कुछ फेस्टिवल स्कूल में हो रहा है, तो वो सारी चीजों में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता था हमेशा से। तो कुछ क्रिएशन करना, कुछ अच्छा करने की हमेशा मेरे में एक वो रहती थी, जील थी, और उसी ज़ील को मैंने बरकरार रखा हमेशा, और आज भी वो सारी चीज़ें मेरे साथ चलती हैं कि मुझे गाना भी होता है, मुझे लिखना भी होता है, मुझे जी, सारा जो भी बिल्कुल। क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, वो सब करना है। जी। बहुत ही खूब मैम। तो लेखन की तरफ आपका रुझान कब हुआ? मतलब आप इतना अच्छा जो लिखना आपने स्टार्ट किया, आप रोज हमें कुछ ना, रोज सुबह उठते ही मैं आपकी पंक्तियां ही पढ़ती हूँ सबसे पहले फेसबुक पे। तो वो उसकी तरफ कब आपका रुझान हुआ? लिखने की शुरुआत मैंने ऐसे लिखती थी मैं, बट बहुत सीरियसली मैंने लिखना शुरू किया 2008 से। 2008 में मेरे पास जो अखबार में सुबह रोज पढ़ती थी, किताबें मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा हमेशा से। किताबें मेरे जीवन में बचपन से रही। मैंने पिंकी का कोई भी मैं कॉमिक आता था वो मैं पढ़ती थी, चाचा चौधरी का मैं पढ़ती थी, ये सारे मेरे बिल्लू के फेवरेट, ये सारे मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हुआ करते थे। चंपक मैंने पढ़ी, नंदन पढ़ी, सुमन सौरभ पढ़ी। तो पढ़ते पढ़ते हम्म। बहुत सारे शब्द मेरे अंदर थे, शायद मुझे अब ऐसा लगता है। तो 2008 में ऐसे ही अखबार में मैंने देखा कि कोई वुमेन्स डे पर आपको आर्टिकल लिख के भेजना है, कोई कंपटीशन है। तो कोइंसिडेंटली जी। मेरे पास वक्त था, मैंने लिखा और भेज दिया, और 2 दिन बाद ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि हम आपका फर्स्ट है और हमने आपको सेलेक्ट किया है, आपका ये गिफ्ट हमारे पास रखा है, आप आकर लेकर जाइए। तो अरे वाह। वो चीज मेरे को बहुत मोटिवेट करके गई, और वहां से एक नई कनेक्टिविटी भी बनी मेरी। मैंने भास्कर के लिए ही फ्रीलांस राइटिंग शुरू करी, वहां से पत्रिका के लिए लिखा। फिर तब तक सोशल मीडिया आ चुका था, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैंने बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया कि मैं घर में ही बैठ के आर्टिकल्स लिखती थी, और कुछ एडिटर्स को मैंने अप्रोच किया, उनको अपने आर्टिकल्स भेजती थी। तो मुझे ये था कि मेरे पास समय है, मैं लिख देती हूँ, भेज देती हूँ, छपता है नहीं छपता है उसको मैंने कभी गौर नहीं किया शुरुआती दिनों में। तो बस वही चीज मुझे आगे लेके बढ़ती बढ़ती रही। फिर कविताएं भी लिखना जी। शुरू कर दिया साथ साथ, तो जो ऑब्जर्व करती वो कविताओं के रूप में लिख देती। जी, बिल्कुल।
अंशु जी, आपने जैसे बोला कि जो जो अपॉर्चुनिटीज आती गई आप उनको लेती गई, बट एक्चुअली में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये नहीं कर पाते। बहुत से लोग बहुत बार सोचते हैं कुछ इनिशिएटिव लेने का, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो अपने मन को रोक लेते हैं कि छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, या छोड़ो मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या फिर वो शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या कैसे उन्हें प्रेरित करना चाहेंगी? कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ता है और जिंदगी में रिस्क भी लेना पड़ता है, हर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो स्पेशली वुमेन्स की अगर बात करूं तो हाँ, ये बात बहुत सही है कि वो अपने मन को रोक लेती हैं। कई बार फैमिली की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि जैसी फैमिली मेरी है वैसी सबकी हो, बहुत सपोर्टिव हमेशा से। मैंने जो कहा है वो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है करने के लिए। तो जी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे हिंदुस्तान में, राजस्थान की हम बात करें, वहां पर ऐसा होता है कि बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, लेकिन वक्त, जैसा मैंने कहा कि अगर सपने हैं, जुनून है और नेक नियति है तो जिंदगी आपको वो जरूर देती है। और थोड़ी सी कोशिश तो करनी जरूरी होती है, थोड़ा आपको ऑफबीट जाना पड़ता है। उसके बिना गए आप जीवन में वो लक्ष्य नहीं पा सकते जो आपने तय किया है और सोचा है। जी जी, बिल्कुल सही अंशु जी। इसी को, क्योंकि आपने महिलाओं की यहाँ बात की है, तो मैं इसी दिशा में और आगे थोड़ा बढ़ना चाहूंगी कि आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, आपने कहा था कि कई बार महिलाएं खुद ही अपने चारों तरफ अपनी परिस्थितियों का एक कवच सा बना लेती हैं और उम्मीद करती हैं कि कोई आएगा और उन्हें उससे बाहर निकालेगा। लेकिन एक्चुअली में ये काम उन्हें खुद ही करना होता है, कोई नहीं आएगा, उन्हें खुद ही उससे बाहर निकलना होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। ना होगी पूजा ना कोई मसीहा आएगा, ना होगी पूजा ना कोई मसीहा आएगा, अपनी शक्ति का सृजन ही आकाश दिलाएगा। तो जी हमें मांग बहुत करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है कि हम ये चाहते हैं। हम मांगते ही नहीं है, हम पहले ही अपने आसपास वो सारा ऑरा क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, इस ये करूंगी तो ये हो जाएगा, ये करूंगी तो ये हो जाएगा। हम, बहुत सारी महिलाएं बात ही नहीं करके देखती, तो वो चीज गलत है। एटलीस्ट बात करो किसी से। जी आप जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपकी फैमिली में हैं, आप उनसे बात करो कि आप ये चाहती हैं और इसके लिए आपको ये लाइफ से एडजस्टमेंट चाहिए, ये फैमिली से सपोर्ट चाहिए। और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वक्त दें उस चीज को, क्योंकि जो सही चीज होगी, शिद्दत से सपना होगा, तो वो एक जो फिल्मी डायलॉग नहीं है कि किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है, तो करती है, बिल्कुल, डेफिनेटली पूरी करती कायनात सब। है। जी मैम, ये तो बहुत ही अच्छा आपने एक बात कही है, ये मेरा भी फेवरेट डायलॉग रहा है कि किसी चीज को अगर हम चाहें तो, शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात लग जाती है, और ये सच भी है। खुद भी हमने आजमा कर देखा है इसे अपनी लाइफ में। पर जब हम अपना कुछ इनिशिएटिव लेने के, जब कोई महिला घर से बाहर निकलती है मैम, और जब वो अपना कुछ काम शुरू करती है, तो उसे बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपनी फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और सिर्फ उसे ही नहीं, फैमिली को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में। तो यहाँ पर मैं, उसमें कैसे आपने अपना बैलेंस बिठाया, और या फिर आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली का क्या रोल रहा उसमें? देखिए, जब हम चादर बिछाते हैं ना, तो चादर का एक कोना, दो कोने हमेशा ऊंचे नीचे हो जाते हैं, पूरी चादर एक साथ नहीं बिछती। तो उसी तरह हम जब जिंदगी में भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो पूरी जिंदगी हमको एक अच्छी तरह सेट नहीं मिलती, एक ना एक कोना उसका आपको कहीं पे सलवट मिलेगी। तो समय, हाँ, अगर बच्चे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो आपका टाइम जो होता है आप उनको उतना नहीं दे पाते। और कई बार स्पेशली वुमेन्स को इस बात का बहुत गिल्ट होता है, मुझे भी होता है कि उतना वो जो समय मुझे बच्चों को देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, काम में जाना नहीं पड़ता दे है पा या ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन ठीक है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। आप क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ उस वक्त देखिए कि अपने काम भी आप कीजिए और प्लस जो बच्चों को संभालना है या फैमिली को टाइम देना है, वो वक्त की जरूरत के हिसाब से आपको आप बहुत सारी चीजें मोल्ड करनी पड़ती है, और वो आपके अलावा और कोई नहीं करेगा।
आपको कहना भी पड़ेगा, आपको करना भी पड़ेगा। जी। अंशु जी, जैसे आपने कहा कि बहुत बार हम खुद ही अपने गिल्ट में आ जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने घर को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और इसी चक्कर में हम कहीं बहुत बार अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। पर यहाँ पर हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने काम में और अपने घर में। सही कहा मैंने? जी। तो बिल्कुल। जी मैम। तो मैम यहाँ एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जब आपने अपना ये स्टार्ट किया तो आपको किस तरह की चुनौतियां आई? आपको ऑब्वियसली एक महिला होने के नाते भी, और एक जब आपने एक ऐसे फील्ड में काम किया जहाँ ज्यादातर पुरुष प्रधान जो क्षेत्र है, यहाँ मीडिया वाला, जहाँ पर फील्ड में भी आपको जाना पड़ता होगा, तो किस तरह की चुनौतियां आई आपके सामने और आपने कैसे उनका सामना किया? मैं अब चुनौतियां तो देखो, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो चुनौतियां आती हैं, लेकिन मेरी लाइफ का एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे हस्बैंड हमेशा से मेरे काम में मेरे साथ रहे। तो मुझे गाड़ी चलाने का टेंशन नहीं है, मुझे ये टेंशन नहीं है कि ऑफिस में मैं अकेली हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे कोई कुछ कहेगा। अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मैं अपनी ऑफिस की बॉस मैं खुद हूँ। तो मेरी लाइफ मैं, या तो मैं ये कहूँ कि मुझे शायद सिर्फ प्लस पॉइंट ही देखना आता है लाइफ के, इसीलिए मैं सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें कह रही हूँ। लेकिन हाँ, जी बहुत बिल्कुल। सारी विमेन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, मैं खुद भी देखती हूँ। बट आपको फाइट करना जी पड़ता है, और जैसा कि आपका नजरिया होता है, जैसा मैं आपको ये कह रही हूँ कि पॉजिटिव ही आपको देखकर आगे चलना है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप उस नेगेटिव में उलझ गए तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कि ये अगर कुछ किसी ने कह दिया या कुछ गलत हुआ या जो भी हुआ, उसमें आपको ठहरना नहीं है। जी जस्ट मूव ऑन कीजिए, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ के उसको देखकर आगे बढ़िए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिली है कि परिस्थितियाँ दोनों ही हैं, लेकिन अगर हम अपना नज़रिया पॉजिटिव बना लेंगे तो हमें पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आएँगी और बिल्कुल। नेगेटिव की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बहुत सारी एनर्जी तो हमारी नेगेटिव थॉट्स में चली जाती है। तो हम अगर अपने नज़रिए को धीरे-धीरे बदलने की कोशिश करें तो शायद क्या होगा, शायद हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने आप कम होने लग जाएँगी। एक और चीज़ जो मेरे मन में आई है अंशु जी, कि ये जो टाइम आया है पिछले 3-4 महीनों से, 5 महीनों से, जो कोरोना पैंडेमिक बहुत ज़्यादा जिस वजह से फाइनेंशियल क्रंचेस भी आए हैं लोगों को, इनसिक्योरिटीज़ भी हुई हैं, बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं। तो क्या आपके काम पर भी कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है या फिर आपने इसको कैसे डील किया? अ, काम पे तो डेफिनेटली फर्क, क्योंकि मार्केट में सारी जगह पे ये गैप आया है ये कोरोना की वजह से, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी लाइफ में कि इस तरह का और इतना लंबा पीरियड, और अभी भी चल रहा है, स्टिल कंटिन्यू। तो किसी को नहीं पता कि ये कब तक खत्म होएगा, कब क्या इसका सॉल्यूशन है। लोग सफर भी कर रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, लोग जी भी रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो हाँ, बिजनेस में बहुत है फर्क, लेकिन अभी क्योंकि वो यही ये जो बात मैंने शुरू में कही ना कि जिंदगी ने जैसे जो दिया उसको वैसे स्वीकार करना होता है। तो कोरोना का जो ये काल है, एक लेखक होने के नाते और एक ब्लेस्ड सोल होने के नाते, मेरे पास कोरोना का लॉकडाउन होते ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये आई कि मैंने पंडित विजय शंकर मेहता, जो मेरे गुरुजी भी हैं, लाइफ मैनेजमेंट कोच, अगर आप गुरु हैं, आपने अगर नाम सुना है उनका, जी, उज्जैन में रहते हैं, और नाम सुना दैनिक है। भास्कर में जीने की राह का जो एक छोटा सा कॉलम हमेशा वो लिखते हैं, मैं हमेशा वो पढ़ती हूँ, जी, मोटिवेट होती हूँ, और गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने मुझे एक काम दे दिया, जिसका था कि जी, कोरोना जंग की सप्तपदी हमें एक किताब लिखनी है और उसका संपादन आप करेंगी। तो लॉकडाउन होते ही मेरे साथ सामने वो काम आ गया और मैंने उसका संपादन शुरू किया। तो जो चैलेंजेस कोरोना के आते मेरे सामने, उससे पहले मेरे साथ साथ एक सॉल्यूशन भी आ गया, एक पॉजिटिव थॉट आ गया। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि आज ही वो किताब छपकर मेरे हाथ में आई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए।
बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। तो बहुत बहुत इसका शुभकामनाएं, संपादन मैंने बहुत किया। अच्छे तो संविधान है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि कोरोना जी के काल को कैसे निकालना है। मतलब इसका संपादन मैंने किया और बहुत सारी चीजें मैंने गुरुजी ने जो लिखी वो मैंने सीखी। और मैं ये मानती हूँ कि अपने गुरु ने मुझे सेलेक्ट किया कि इसका संपादन आप करेंगी तो इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकती कि आपको वो इंसान कह रहा है जिसे आप मानती हैं, जिसे आप पढ़ती हैं, और वो आपको उनके शब्द संपादित करने के लिए कह रहा है, तो एक अलग ही मेरे को इस लॉकडाउन की ब्लेसिंग्स ये सबसे बड़ी मेरे को मिली। तो इस किताब ने मुझे सिखाया कि ये समय है, जो ये वो चीज है जो प्रकृति को हमने दिया है, वो प्रकृति हमें लौटा रही है वापस। हमने इसका आध्यात्मिक विश्लेषण किया गुरुजी ने, तो ये सारी चीजें समझ में आई कि दिस इज व्हाट, कि हमने प्रकृति को जो सारी चीजें दी हैं वो दिस इज ब्रिंगिंग बैक अगेन, कि जो नेगेटिव हमने बिल्कुल। उसके साथ किया वो हमारे साथ कर रही है, तो हमें फेस करना है और फाइट करना पड़ेगा। और कितने लंबे समय तक चलेगा ये, इसका भी कोई अंदाज नहीं है। कोई अंदाजा नहीं है। जी बिल्कुल मैम। मैम ये तो एक जीता जागता एग्जाम्पल हो गया उस चीज का कि अगर आप अपने अंदर अपने ऑरा को पॉजिटिव रखेंगे तो आप पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सिचुएशंस को लेकर क्रिप करेंगे या अपने अंदर नेगेटिविटी भर लेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो फिर उसी तरह की परिस्थितियां हमारे साथ और आएंगी। तो पर मैम जो एक आपका विचार मैं जानना चाहूंगी इस बारे में कि जो लोग अभी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो उससे कैसे डील कर सकते हैं आपके मुताबिक? उन्हें अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए या क्या क्या उन्हें सुधार लाने चाहिए जिससे वो इससे जल्दी उभर पाए या इससे निकल पाए और आगे आने वाली चुनौतियों को भी वो फेस कर पाए? डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं अलका, जो बहुत बड़े बड़े सपने बना के बैठ जाते हैं, एक मिथ अपने चारों तरफ पाल कर बैठते हैं, बहुत बड़े सपने बना लेते हैं और फिर वो जब जल्दी पूरे नहीं होते। देखिए सपना तो पूरा होता है, आपने अगर सपना देखा है, उसके लिए मेहनत करी है, तो एक समय आने पे वो जरूर आपके पास परिपक्व होकर आएगा। लेकिन उससे पहले ही आप अगर इस चीज को लेकर बैठ जाते हैं कि अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक नहीं कर पाया, और अब ये बिल्कुल लोअर में आप चले जाते हैं, तो उससे आपको कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। आपको खुद को ये समझने की चीज है कि जैसे अभी कोरोना का टाइम है, हम सिंपल वे में, जिंदगी हमें यही सिखा रही है, जिंदगी हमसे अभी कुछ छीन नहीं रही है, जिंदगी हमें सिखा रही है कि आप सूक्ष्म में कैसे जी सकते हो, आप कैसे चार जोड़ी कपड़ों में 4 महीना निकाल रहे हो। हम सिर्फ जब लॉकडाउन टाइम में थे, एक बहुत सिंपल वे में बात करूं, सिर्फ लोग 4 जोड़ी घर के कपड़ों में ही तो हम रहे। हम रेस्टोरेंट्स में, पार्टीज में नहीं गए, बिल्कुल। हम बड़ी बड़ी शादियों में नहीं गए, हमने बहुत जरूरत नहीं खर्चे पड़ी। नहीं किए शादी में। 50 जनों को बुला के हमें शादी करना सिखा रही है जिंदगी। तो इससे ज्यादा कि मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, ना मरने में जरूर, कर्मकांड जो जरूरी है वो कीजिए। जो एक दिखावे की, आडंबर की जिंदगी है, उससे अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो कभी आप डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। आप क्यों जाएंगे, आप क्यों विचारों में अपने आप को उलझाते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत ही सही कहा आपने। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि हम बहुत ज्यादा दिखावे में, और ये शायद एक शौक की जरूरत भी थी, इस टाइम की, इस वक्त की जरूरत थी ये ये वक्त की समय आता जरूरत और है। हमें एहसास कराता। जी। जी ये बिल्कुल। बिल्कुल वक्त तो की इसने जरूरत है एहसास अभी कि कराया। हम सभी एक मिथ में जीने लगे थे, एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे थे जहां हमें खुद ही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। सर्वश्रेष्ठ होने की जो दौड़ थी, उस पर विराम भगवान ने लगा दिया है, तो वो हमें बैलेंस करवा रहा है और कर रहे हैं। और जो लोग इस चीज को पॉजिटिवली, ठीक है, अप एंड डाउन बिजनेस के भी हैं, लाइफ के भी हैं, तो समय के साथ वो सारा सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी यही खत्म हो जाएगी या छूट जाएगी, तो सॉल्यूशन होगा और समय के साथ सारी चीजें होती हैं। पॉजिटिव रहिए और समय निकालिए। तो ये तो बहुत ही एक मोटिवेशनल आपने बात कही है कि अगर हम, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, ये टाइम वक़्त की ज़रूरत थी और ये आया है तो हमें एहसास हो गया। शायद हम आने वाले एक बहुत बड़े किसी और खतरे से जूझने के लिए तैयार हो गए हैं और शायद वो टल गया है वो खतरा, और वो आते-आते और हमें उसके लिए तैयार भी कर गया है। अंशु जी, एक और आपका, वैसे तो आपके साथ बात करने के मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके पास पूरा अनुभवों का एक भंडार है और जिसके लिए टाइम बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हमारी बातचीत खत्म नहीं होगी।
तो फिर भी मैं एक जो कुछ मुझे जरूरी चीजें लग रही हैं जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी, वो ये है कि आपने अपने एक वीडियो में बोला था कि जो राइटिंग है, जो क्रिएटिव राइटिंग है, वो एक थेरेपी का भी काम करती है। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई भी पर्सन जो अपने भावों को, जब वो अच्छे बुरे भावों को व्यक्त करेगा, चाहे वो एक लेखक है या नहीं है, चाहे वो एक राइटर है या नहीं है, तो क्या वो कर सकता है, और जब वो करेगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी इंसान, हम पुराने दौर में जब जाते हैं तो चिट्ठी लिखते थे हम, जो अब हम व्हाट्सएप पे जी। मैसेजेस करते हैं, जो हम मेल में लिखते हैं, वो हम चिट्ठी लिखा करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि चिट्ठी लिख के हम जब उसको पढ़ते थे, कई बार गुस्से में लिखी जाती थी, कई बार प्रेम से लिखी जाती थी, कई बार नेगेटिव चीजें उसमें लिखी जाती थी। तो किसी को भी भेजने से पहले हम वो पढ़ते थे, और वो जब हम पढ़ते थे, उसको पोस्ट होने से पहले फिर ये विचार आ जाता था कि यार इतना गलत वो इंसान नहीं है, जो जितना मैंने लिख दिया, क्योंकि वो जो एक नेगेटिव थॉट था वो बाहर निकल जी। गया। ये सारी क्षणिक चीजें होती हैं।